morning, children. Welcome back in your civics class, and I hope that you all are feeling very happy, very good. So, children, let's start the day with wonderful, positive thought, and have a wonderful and graceful and beautiful smile on your face. So, children, जैसा कि आपको पता ही है बच्चों कि हम लोग जो है वो पाठ संस्थाओं का कामकाज नागरिक शास्त्र से हम लोग पढ़ रहे थे और हमने काफ़ी कुछ शीर्षक जो है वो हम इस शीर्षक में हम लोगों ने पढ़ चुके हैं बच्चों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम एक संक्षिप्त सा एक रिवीजन सेशन कर लेते हैं जो हमने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था। सो लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन, अ क्विक लुक ओवर अ रिवीजन ऑफ वॉट एवर वी हैव स्टडीड अर्लियर प्रीवियस लेक्चर। बच्चों जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमने जो ये संस्थाओं का कामकाज पाठ जब शुरू किया तो हमने इसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स यानी बेसिक विषयों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। जैसे कि पहले हमने चर्चा किया था इसके सदन के बारे में कि सदन क्या है, पार्लियामेंट क्या है और पार्लियामेंट की हमें आवश्यकता क्यों होती है। हमने पार्लियामेंट के दो सभाओं के बारे में भी हमने पढ़ा। हमने पहले पार्ट पढ़ा था लोकसभा और हमने पिछले लेक्चर में हमने राज्यसभा के बारे में पढ़ा था। बच्चों हमने राज्यसभा के बारे में पढ़ा कि ये जो पार्लियामेंट है, सदन है, राज्यसभा जो है वो उच्च सदन कहलाता है, अपर हाउस कहलाता है। और जैसे लोकसभा का अपना एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, वैसे ही जो है वो राज्यसभा का भी अपना एक सिस्टम है, एक प्रणाली है, एक प्रक्रिया है। जैसे लोकसभा के सदस्य होते हैं, उनकी संख्या होती है, उनका कार्यकाल होता है, उनका जो निर्वाचन होता है या उनकी पदाधिकारी होता है या उनके पदाधिकारियों का पद होता है, उनके अधिकार होते हैं, वैसे ही जो राज्यसभा का भी जो है बच्चों उनका भी अपना कार्यकाल होता है, उनकी सदस्यों की संख्या होती है, उनका निर्वाचन प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है, उनके भी पदाधिकार होते हैं और उनके भी जो है वो पदाधिकारियों के जो है वो कार्यभार होते हैं, तो कार्यभार होते हैं। अब राज्यसभा हमने जैसे लोकसभा का हमने फंक्शन पढ़ा, कार्य पढ़ा लोकसभा के, जैसे कानून बनाना या कार्यपालिका पे नियंत्रण करना या बजट पास करना या निर्वाचन में जो है वो भाग लेना या संविधान में संशोधन करना, ये जो हमने कार्य लोकसभा के बारे में पढ़ा बच्चों। और बिल्कुल इसी तरीके के कुछ कार्य जो होते हैं वो राज्यसभा के भी होते हैं। जैसे हमने पिछले लेक्चर में जो है वो हमने विवरण से पूरे डिस्क्रिप्टिव वे में हमने पढ़ा था। हमने पढ़ा कि राज्यसभा का जो कार्य होता है वो भी लोकसभा की तरह ही जो है वो व्यापक कार्य है। उनका भी कार्य उतना ही है जितना लोकसभा का है, बस थोड़ा सा अगर हम कहें कि कुछ मामलों में जो है वो राज्यसभा जो है उनके मौलिक अधिकार कम होते हैं, कुछ मामलों में लोकसभा के मौलिक अधिकार ज़्यादा होते हैं। अब जैसे इनका भी काम है कानून बनाना, जैसे हमने पढ़ा था कानून बनाना, कार्यपालिका पे नियंत्रण करना या धन विधेयक पारित करना या फिर संविधान में संशोधन करना या फिर और सब जितने अधिकार होते हैं, अन्य अधिकार भी इनको प्राप्त है। तो हमने ये सारी चीज़ें जो है वो हमने पिछले लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, उनके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल दीज पॉइंट्स इन आवर प्रीवियस लेक्चर। नाउ चिल्ड्रन आप वीडियो ज़रूर देखिएगा और राज्यसभा, लोकसभा और सदन की जितने कार्य हैं, उनके अधिकार हैं, आपकी बुक में भी संक्षिप्त वे में नहीं बल्कि बिल्कुल विवरण तरीके से बिल्कुल उसमें आपके बुक में अच्छे से दिया हुआ है। बच्चों एक बार वीडियो ज़रूर देखिएगा और वीडियो देखने के बाद अपनी पुस्तक को भी ज़रूर पढ़िएगा। बच्चों आगे तो आज के लेक्चर में, आज के सेशन में हम आगे इसी पाठ को हम आगे बढ़ाते हुए हम अगला शीर्षक पढ़ते हैं जिसका नाम है लोकसभा बनाम राज्यसभा, यानी लोकसभा वर्सेस राज्यसभा। वैसे तो हमको पता ही है कि सदन के दो भाग हैं, राज्यसभा और लोकसभा, और दोनों ही जो है वो अपनी अपनी जगह पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और दोनों की अपनी अलग अलग जो है वो भूमिका है। और हमको ये भी पता है कि उनके अलग अलग कार्य हैं, उनके अलग अलग अधिकार हैं। और चूंकि ये दोनों पार्लियामेंट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से हैं, इसलिए इनके कार्यों को, इनके अधिकारियों को हम नकार नहीं सकते हैं, बल्कि ये इनका जो नियंत्रण होता है वो दोनों सदन पर होता है। तो बच्चों अगर हम इनका कंपेयर करें, इनकी तुलना करें, इनकी बराबरी करें, तो हमारे सामने एक आंकड़ा आ जाता है कि किसका अधिकार किसके अधिकार से ज़्यादा है, या कौन सबसे ज़्यादा जो है वो सक्षम है, कौन सबसे ज़्यादा जो है वो अधिकारों का सेवन करता है।
तो बच्चों इसको थोड़ा सा हम स्पष्ट रूप से हम पढ़ने जानने के लिए ही हम पढ़ते हैं। हम थोड़ा आपको बताते हैं कि लोकसभा वर्सेस बनाम राज्यसभा का मतलब क्या है, वर्सेस लोकसभा वर्सेस राज्यसभा। बच्चों जैसा कि पता ही है कि लोकसभा और राज्यसभा में अगर हम अपनी बात कर, अगर हम अपना हमारे मस्तिष्क में हमारे समक्ष जो है वो एक ऐसा क्वेश्चन आता है, ये हम सोचते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में सबसे अधिक प्रभावशाली कौन है, सबसे अधिक असरदार कौन है। तो अगर हम उनके फंक्शंस, उनके स्ट्रक्चर की बात करें तो राज्यसभा को हम ऊपरी सभा कहते हैं या उच्च सदन कहते हैं, और लोकसभा को हम निम्न सदन कहते हैं और लोअर सभा कहते हैं, लोअर सभा कहते हैं। ये अगर उनके स्ट्रक्चर की बात करें, उनके स्ट्रक्चर कहने का मतलब उनकी जो उनके कार्य है, जो उनका ये प्रावधान है, उसके आधार पर अगर हम कहें तो। और हमारे संविधान में, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें राज्यों के संबंध में जो कुछ अधिकार है वो राज्यसभा को दिए गए। जैसे कि हमने राज्यसभा के पढ़ा कि कुछ राज्यों के सदस्यों के चयन में, जब राज्यों के सदस्य का चयन होता है तो कुछ सदस्य जो है वो राज्यों से प्रतिनिधि जो है वो वहाँ पे चुनकर आते हैं। तो हमारे संविधान ने राज्यसभा को कुछ राज्यों के अधिकार, विशेष अधिकार भी उनको प्रदान किए हैं। अब जैसे हम आगे पढ़ते हैं कि किसी भी कानून को बनाना या उसको पारित करना दोनों ही सदनों की उसके लिए दोनों ही सदनों की सहमति आवश्यक है। ये तो हमको पता है कि कानून बनाए, अगर कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव अगर जो है वो लेजिस्लेचर अगर कार्य बनाती है, कानून बनाती है, तो ये कानून दोनों सदनों की सहमति से ही जो है वो पारित होता है। लेकिन यदि दोनों सदनों में कोई बीच मतभेद हो जाए, कोई टकराव हो जाए, कोई ऐसी इश्यूज या कोई मुद्दे को लेकर अगर आपसी उनमें मतभेद हो जाता है या टकराव हो जाता है बच्चों, तो इसका निर्णय लेने के लिए दोनों सदनों की बैठक बुलाई जाती है। यानी हम जो है वो एक तरफा जो है निर्णय सरकार नहीं लेना चाहती है, और उनके विवाद को निपटाने के लिए दोनों सदनों की जो है वो बैठक जो है एक ही कार्यकाल में एक समय पे जो है वो बुलाई जाती है। अब चूंकि उन दोनों ही सदन के सदस्यों की उपस्थिति जो होती है बच्चों उसमें आवश्यक होती है। और बच्चों लेकिन इसमें फ़ायदा, जो असर की बात कर रहे हैं हम, फायदे की बात, परंतु जो सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण बच्चों लोकसभा के मत को जो है वो मत को जो है वो स्वीकार लिया जाता है, क्योंकि मेजॉरिटी ज़्यादा होती है, उनके सदस्यों की मेजॉरिटी ज़्यादा होती है, इसलिए उनकी जो है वो उनके निर्णय को ही जो है अंतिम निर्णय माना जाता है। अब बच्चों बात करें हैं लोकसभा धन के मामलों में जो है वो अधिक अधिकार लेती है, अधिक अधिकार होते हैं, तो धन के मामले में उनके अधिकार ज़्यादा है। यानी लोकसभा को ही बजट पास करने का जो है वो अधिकार मिला होता है, और वो सदन में जो है वो लोकसभा सदन में बजट को प्रस्तावित करती है। और जो है और ये भी है कि जैसे कि धन के मामले में उनका अधिकार ज़्यादा प्रयोग करती है, या लोकसभा में सरकार या बजट का जो से संबंधित जो कानून होता है वो पारित हो जाए, अगर लोकसभा अगर धन या बजट से संबंधित कोई कानून अगर पारित करती है तो उसे राज्यसभा खारिज नहीं कर सकती है। यहाँ तक कि राज्यसभा के पास जो है वो बिल 14 दिनों तक राज्यसभा अब वो बिल अपने पास अपने सदन में रख सकता है, और उस पर वो चर्चा कर सकता है, उस पर वो अमेंडमेंट या संशोधन कर सकता है, या उसे चेंज कर सकता है, उसे कुछ उसमें ऐड कर सकता है। लेकिन 14 दिनों के तक ही उसको ये बिल अपने पास रखना है। विदिन 14 डेज उसको जो है वो फिर 14 दिनों बाद जो है वो उसे फिर से लोकसभा में उसको बिल को वापस भेजना पड़ता है, और भेजना पड़ता है 14 दिनों। कोई भी बिल जो बजट या मनी से रिलेटेड कोई भी बिल है उसको राज्यसभा अपने अधिकार में 14 दिनों तक ही रख सकता है, उस पर अमेंडमेंट या उसे संशोधन करने में या उस पर विचार विमर्श करने के लिए। 14 दिनों बाद उस बिल को उसे वापस लोकसभा में भेजना होता है, और लेकिन लोकसभा उस बिल को मानने या न मानने का जो अधिकार होता है लोकसभा का वो असीमित होता है। मतलब वो अनंत, मतलब उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, या उसका कोई कार्य का या समयावधि जो है वो बधी नहीं है। तो लोकसभा के पास ये व्यापक अधिकार है बजट और धन से संबंधित बिल पारित करने के मामले में लोकसभा के पास जो है ज़्यादा अधिकार है, इसके व्यापक अधिकार है हम कह सकते हैं। अब बात करते हैं जैसे कि इसके अतिरिक्त जो है, इसके अलावा जो है
सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा में मंत्री परिषद का जो है, लोकसभा मंत्री परिषद को संचालित करती है या नियंत्रित करती है। ये भी हमको आपको पता ही है कि लोकसभा में मंत्री परिषद होता है और इसमें केवल वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल हो। यानी आपको जैसे कि पता है कि लोकसभा को जो है वो प्रतिनिधि सभा भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है लोगों चुनाव द्वारा चयनित जो प्रतिनिधि होते हैं वो इस सभा में आते हैं और उनकी ये सभा होती है और वो लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और इसीलिए इसको प्रतिनिधि सभा कहते हैं। और इनका अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री उस मंत्री परिषद का जो हेड होता है और उस लोकसभा में ये लोकसभा मंत्री परिषद को संचालित करती है और इसमें वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जिसको सदन का बहुमत हासिल होता है। और बच्चों, यदि आधे से ज़्यादा जो लोकसभा के सदस्य, आधे से ज़्यादा मैं बात कर रही हूँ, मोर देन हाफ, आधे से ज़्यादा लोकसभा के सदस्य अगर ये घोषणा कर दें कि वो जो गवर्नमेंट के विरोध में है या गवर्नमेंट में विश्वास नहीं रखते हैं या गवर्नमेंट को अपना विश्वास पत्र नहीं दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट जो है वो भंग हो जाती है, सरकार भंग हो जाती है और फिर उस व्यक्ति जो है वो प्रधानमंत्री को पद को उस व्यक्ति को छोड़ना पड़ता है। प्रधानमंत्री को अपने पद को छोड़ना पड़ता है, यानी प्रधानमंत्री को अपने सरकार को बनाने के लिए, उसको जो है वो स्थायी रूप से करने के लिए 5 साल की अवधि तक चलाने के लिए लोकसभा के आधी से ज़्यादा सदस्यों की जो है उसको बहुमत की ज़रूरत पड़ती है। ये तो आपका हो गया लोकसभा वर्सेस राज्यसभा। तो बच्चों, आपने देखा कि अगर हम कुल मिला के बात करें बच्चों तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर हम ऑन द होल क्राइटेरिया कैनवस पे अगर लोकसभा और राज्यसभा को अंकित कर दें या उनको बना कर देखें, बिठा कर देखें या उनको स्ट्रक्चर उनका देखें, उनकी संरचना देखें, उनके अधिकारों के बारे में देखें, उनके कार्यों के बारे में देखें, तो बच्चों बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमको नज़र नहीं आता। लेकिन फिर भी अधिकारों के मामले में जो है राज्यसभा कहीं ज़्यादा है तो कहीं लोकसभा ज़्यादा है। तो इस तरीके से जो है कुल मिलाकर हम ये बात कर सकते हैं कि राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, ये दोनों ही सभा जो है सदन के महत्वपूर्ण हिस्से हैं, अंग हैं, भाग हैं, जो कि संसदीय सरकार के जो है वो एक महत्वपूर्ण कार्यपालिका के रूप में काम करते हैं। अब देखो, हम बात करते हैं राजनीतिक कार्यपालिका के बारे में। हमने पढ़ा था ना बच्चों, जैसे कि हमने पढ़ा कि लेजिस्लेचर जो है विधानमंडल, और हमने पढ़ा था एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका। तो कार्यपालिका का काम, जैसे हमने आपको पहले ही बताया था कि लेजिस्लेचर जो है वो लॉ मेकिंग बॉडी है, कानून बनाने वाली सभा है, संस्था है, और कार्यपालिका जो है कानून पारित करने वाली संस्था है। यहाँ राजनीतिक कार्यपालिका के बारे में बात करें, यानी भारत की दूसरी संसदीय जो महत्वपूर्ण संस्था है उसको हम संघीय कार्यपालिका या राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। चूंकि ये कार्यपालिका संघीय सरकार का एक बड़ा हिस्सा होती है, एक बड़ा महत्वपूर्ण अंग होती है, इसलिए इसको हम जो है वो राजनीतिक या संघीय कार्यपालिका के रूप में जानते हैं, या इनको कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका या राजनीतिक कार्यपालिका के रूप में इसे जाना जाता है। अब संघीय कार्यपालिका के बच्चों कई रूप हैं, जैसे इनके कई जो है फॉर्म्स हैं। अब जैसे जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री भी आते हैं, यानी इनके कई फॉर्म्स हैं। कार्यपालिका के कई रूप हैं, कई फॉर्म्स हैं, जिसके अंदर आपका मंत्री परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ये आते हैं। अब इन सब के कार्य भी अलग अलग होते हैं। भाई मंत्री परिषद का कार्य अलग है, राष्ट्रपति का कार्य अलग है, उपराष्ट्रपति का कार्य अलग है और प्रधानमंत्री का कार्य अलग है। और इन सब को कार्यों का जो प्रावधान है, जो शक्तियां हैं, वो संवैधानिक होती हैं, यानी वो संविधान से इनको मिली होती हैं। और ये इनके चुनाव के तरीके भी अलग अलग हैं। इनके जो चयनित निर्वाचन प्रक्रिया है वो भी निर्वाचन प्रक्रिया भी अलग अलग होती है, यानी इनके कार्य भी अलग अलग हैं, इनके फंक्शंस भी अलग अलग है, और इनके जो इनके चुनावी तरीका होता है, निर्वाचन का जो प्रोसेस होता है, वो भी इनका अलग अलग होता है। और इनके जो अधिकारों का जो एक रूपरेखा होती है, जो इनका एक फ्रेमवर्क होता है, या इनको अधिकारों का जो पूरी एक गाइडलाइन जो मिली होती है बच्चों, वो संवैधानिक होती है, यानी संविधान से इनको शक्तियां प्राप्त होती हैं। क्योंकि इनके कार्य अलग अलग हैं, निर्वाचन चुनाव का तरीका अलग अलग है, तो इनकी शक्तियां भी, इनके अधिकार भी अलग अलग होते हैं।
यद्यपि जो है हाउएवर हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति जो है वो जो है राष्ट्र का प्रधान होता है और कार्यपालिका का भी प्रधान होता है परंतु व्यवहार के मामले में बच्चों, परंतु व्यवहारिक रूप से जो है प्रधानमंत्री की जो प्रधानमंत्री ही कार्यपालिका का प्रधान होता है। अगर राष्ट्रपति जो है, अगर हम राष्ट्रपति के पद की बात करें बच्चों, पद के अकॉर्डिंगली जाएं अगर बच्चों, तो राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका का प्रधान होता है और वो जो है वो चूंकि राष्ट्रपति प्रधान होता है इसलिए वो कार्यपालिका का ही भी प्रधान होता है। लेकिन अगर व्यवहारिक रूप में करें, अगर हम फंक्शनली जो है उसको देखें, तो प्रधानमंत्री जो है वो कार्यपालिका का प्रधान होता है और उस पर ही देश के जो है वो शासन का उत्तरदायित्व होता है, क्योंकि वही देश का जो है वो प्रधानमंत्री होता है और मंत्रिपरिषद का और सरकार का जो है वो अध्यक्ष या हेड होता है। तो इस तरह सरकार अपने निर्णय को अपने जो है अधिकारियों के माध्यम से जो है वो पूरा करती है। सरकार अपने जो फैसले को अपने अधिकारियों के द्वारा जो है उसको पूर्ण करती है, उसको पूरा करती है। तो ये बहुत बड़ा कार्य है प्रधानमंत्री। इससे साफ साफ आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री का जो है वो वर्चस्व जो है, प्रधानमंत्री का वर्चस्व, प्रधानमंत्री का जो अधिकार बच्चों वो कितना व्यापक है, कितना बड़ा है। यानी प्रधानमंत्री एक ऐसा पद है जो सबसे ज्यादा अधिकारों और अधिकारियों का सेवन या प्रयोग करता है। अब बच्चों, किसी भी सरकार पर विभिन्न स्तरों पर कार्य करने वाले अधिकारी जो हैं वो दिन प्रतिदिन फैसले करते हैं। किसी भी सरकार के विभिन्न स्तरों पर कार्य करने वाले जो अधिकारी होते हैं बच्चों, वो विभिन्न तरीके से दिन प्रतिदिन जो है वो फैसले करते हैं। और ये भी नहीं कहा जा सकता है कि वो जनता द्वारा दिए गए अधिकारियों का वो उपयोग जो है वो इस्तेमाल जो है वो अधिकारियों का इस्तेमाल इस रूप से इस्तेमाल वो कर सकते हैं या अपने हितों के लिए कर सकते हैं। इन सभी अधिकारियों को सामूहिक रूप से हम कार्यपालिका कह सकते हैं। इन सभी अधिकारियों को जो सरकार के विभिन्न स्तरों पे कार्य करते हैं या सरकार के निर्णय को जो है वो पूरा करने में वो मदद करते हैं या उनकी प्रक्रिया, उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है बच्चों, ये सभी जो अधिकारी होते हैं, ये सभी अधिकारियों को हम सामूहिक रूप से जो है हम इनको कार्यपालिका जो है वो के रूप में हम जाना जाता है। इनको कार्यपालिका के रूप में जो है बच्चों जाना जाता है। और सरकार की नीतियों को जो है बच्चों ये इनको कार्य रूप देने में, ये सरकार की जो नीतियां होती, जो पॉलिसीज होती है, उनको फंक्शनल फॉर्म देने के कारण, यानी उनको जो है वो कार्य रूप देने के कारण, यानी जो नीतियां हैं उनको लागू करने की प्रक्रिया में लाने के कारण बच्चों इसको जो है वो कार्यपालिका जो है कहा जाता है। जैसे कि हम इसीलिए जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो कानून पारित करने वाली बॉडी है। इसीलिए इसको कहते हैं कि जो सरकार की नीतियां हैं, जो सरकार के फैसले हैं, जो सरकार ने कानून पारित किया है, बनाया है, उसको पारित करने, उनकी नीतियों को, उनके कानून को जो है कार्य रूप देने के कारण इस बॉडी को, इस संस्था को हम जो है वो कार्यपालिका के रूप में जानते हैं या कार्यपालिका के रूप में इसको जाना जाता है। इस तरह जब हम सरकार के बारे में बात करते हैं तो हमारा साधारणतः जो मेन जो अटेंशन होता है वो कार्यपालिका पे होता है, क्योंकि कार्यपालिका कार्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि कानून बन गया, बिल से जो है वो कानून जो है लोकसभा राज्यसभा की सहमति से जो है वो बिल पारित हो गया और कानून बन गया। अब उस कानून को जो है पारित होना, उस कानून को लागू करने का जो कार्य होता है वो कार्यपालिका का होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है, जो कि अगर कोई भी बिल लॉ बनता है और लॉ जो है वो कानून जो है वो देश पे लागू होता है तो वो व्यापक रूप से लागू होता है बच्चों, और वो जनता के बीच में होता है और जनता के समक्ष लागू होता है। तो ये कार्य जो है वो बहुत ही बड़ा ये उत्तरदायित्व होता है सरकार पर, और ये कार्यपालिका का जो ये फंक्शन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है अपने आप में। तो बच्चों आज हम यहीं समाप्त करते हैं और अगले लेक्चर में बच्चों जो है वो हम आगे की टॉपिक पढ़ेंगे। आगे का शीर्षक जो है वो कंटिन्यू, इसी चैप्टर किसी पार्ट को कंटिन्यू करेंगे और आगे का शीर्षक जो है वो हम पढ़ेंगे। जो आपका आगे का शीर्षक है राजनीतिक और स्थायी जो है कार्यपालिका, इससे हम शुरुआत करेंगे, हम बिगिन करेंगे। और वीडियो प्लीज़ आप वीडियो ज़रूर देखिएगा, और जो भी मैंने पढ़ाया है, जो भी मैंने पॉइंट्स आपको समझाया है, आप अपनी बुक से एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, उसको ज़रूर समझ लीजिएगा और अच्छे से आप जो है वो पढ़िएगा घर पर। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली
and have a very beautiful and wonderful and graceful smile on your face. Okay, और अपने जो आप बहुत खुश रहिएगा और हम मुस्कुराते रहिएगा और fill your heart with beautiful thought and beautiful emotions, passions, and fill your minds with positive thoughts. Okay, children, so take care of yourself and your family. Goodbye.